सिंधु सभ्यता के मोहरों के बारे में आपको बताया गया है कि प्रत्येक अक्षरों का मोहर पर बनाए गए चित्र से क्या संबंध है। पिछले मोहर के बारे में आपको बताया गया था, एक ब्रह्म, 6 देवता, 8 वसु, 3 काल, 12 बुद्धि। एक सांड की आकृति के साथ, कुबर वाले सांड के साथ इन अक्षरों को बनाया गया। हम सिंह के पास वाले आकृति के बारे में बताया। सिंह क्या है? स्मृति और बुद्धि का प्रतीक। और वहां पर बुद्धि के प्रतीक अक्षर को बताया गया है। और किस तरह से बताया गया है वो अक्षर को आप देख रहे हैं। एक आयताकार आकृति है, उसके अंदर कुछ डंडे बने हुए हैं ऊपर और नीचे। कुल मिलाकर के डंडों की संख्या 12 होती है और यह 12 द्वादश बुद्धि का प्रतीक है। प्रतीक के रूप में बताया गया कि द्वादश बुद्धि। अब द्वादश बुद्धि क्या है, इसके बारे में बताने के लिए एक अलग मोहर बनाया गया था। सिंधु सभ्यता की सर्वश्रेष्ठ मोहरों में इसको आप मान सकते हैं। उच्चतम अभिव्यक्ति किया गया है, द्वादश बुद्धि क्या है उसके बारे में बताया गया है। और यह शील में, इस शील में जिसमें द्वादश बुद्धि को विस्तृत रूप से बताने की कोशिश किया गया है, किसी भी तरह का चित्र नहीं बना हुआ है, केवल अक्षर है। और सर्वश्रेष्ठ मोहर मैं मानता हूं उच्चतम अभिव्यक्ति का। जब अगले बार मैं जब बताऊंगा तो सामान्य स्थिति के बारे में बताऊंगा, एक अलग बात है। लेकिन जब शुभारंभ भी आप कर रहे हैं तो उच्चतम स्थिति की कल्पना आपको होना चाहिए। और उच्चतम और न्यूनतम जो अनुभूति है वह कुछ विशेष नहीं है। वह न्यूनतम अभिव्यक्ति भी शून्य का है और जो अधिकतम अभिव्यक्ति भी है वह शून्य का है। शून्य हमारा केंद्रीय विषय है, अखंडता हमारा उच्चतम अनुभूति है, शून्य हमारा न्यूनतम अनुभूति है। लेकिन केंद्रीय विषय के रूप में शून्य ही। तो इस मोहर में जिसमें द्वादश बुद्धि को अभिव्यक्त किया गया है, हर एक अक्षर की व्याख्या की जाएगी। और हर एक अक्षर के बारे में जब व्याख्या की जाएगी तो एक विस्तृत चैप्टर बनेगा। कैसे अक्षर को समझाने की कोशिश किया गया। बहुत सा अक्षर जो है वह एक बार में अन्य साधकों को बता दिया जाता था और उस अक्षर के बारे में लोग समझ जाते थे। 2 डंडे हैं तिरछे और बीच में एक आधारभूत डंडा है, वह ही ए हो गया। हमारी स्मृति में बढ़ गया कि वो ए है। उसी तरह सिंधु सभ्यता में भी उपयोग किया गया अगले जनरेशन को बताने की कोशिश। लेकिन बताने की कोशिश में अक्षर का प्रतीक के रूप में जो इस्तेमाल किया गया है, प्रतीक को अभिव्यक्ति को साधने वाले पद्धति का अपनाया गया। द्वादश बुद्धि की चर्चा चल रही है और द्वादश जो अक्षर है वह 3 लाइनों में है। पहला लाइन खड़ा है, खड़े अक्षर में पंक्ति को बनाया गया है। फिर उसको आप समझ सकते हैं कि नीचे से ऊपर बनाया गया। और जो तीसरा लाइन है वह बिल्कुल उल्टा है। 3 लाइन 3 तरह से अभिव्यक्त किया गया है। एक लाइन मुहर के सबसे ऊपर है, दूसरा लाइन ऊपर से नीचे आया और तीसरा लाइन उल्टा नीचे है। यह द्वादश बुद्धि का यह बताने वाला ये मुहर बहुत ही मूल्यवान है। और इसके लिए पूरे अंतःविज्ञान को अभिव्यक्त करने की आपको समझ रहनी चाहिए।
और तब इसको बेहतर ढंग से आप समझ सकते हैं। अभी इस मुहर की जो चर्चा चल रही है उसमें आपको अक्षर का नाम बताया जाना है और अक्षर का नाम जो है उसके अनुरूप फिर व्याख्या किया जाएगा एक एक अक्षरों का। तब आपको डिटेल समझ में आएगा कि किस तरह से सिंधु सभ्यता में अभिव्यक्ति किया गया। और इसके समझने के पश्चात आप जो और एक अक्षर दो अक्षरों से संबंधित मुहर है उसको समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो द्वादश बुद्धि के प्रतीक अक्षरों को बताया जा रहा है कि अंतः विज्ञान की सर्वोच्च स्थिति में बुद्धि की स्थिति क्या होती है। इस मुहर के बारे में आपको बता रहे हैं। पहला है मधुर, जो पहला अक्षर बता रहा है वह मधुर रूप है। दूसरा जीवनाधार रूप, तीसरा है ऊर्ध्वरश्मि रूप, चौथा है मधु विज्ञान, पांचवा है अंतर्मुखी, चौथा है प्रकृति और पुरुष की सततता, पांचवा है पंचप्राण की स्थिति, छठा है विराट रूप की अनुभूति, सातवां है यज्ञ रूप की अभिभूति, नौवां है मन एवं आकाश की उपरोक्तता, दसवां है आत्मभाव की अनुभूति और 12वां है प्रकृति एवं पुरुष की सममहत्ता। यह मानसिक स्थिति को बता रहा है कि मनुष्य अखंडता की अनुभूति की जब सर्वोच्च अनुभूति करता है तो अपने बुद्धिगत स्थिति को किस तरह समझता है, किस तरह की अनुभूति होती है, उस तरह के बारे में बताया जा रहा है। लास्ट में बुद्धि, स्मृति, मन सबका भाव एक ही हो जाता है, एक ही तरह से सोचता है। लेकिन यहाँ विभाजन किया गया है, एक अखंडता प्राप्त व्यक्ति की जो स्थिति होता है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो हम फिर चर्चा करते हैं किस तरह से द्वादश बुद्धि के अक्षरों के बारे में आपको समझ पैदा होगी। और अगर इसे समझते हैं तो अन्य एक अक्षरी दो अक्षरी मुहरों को आपको समझने में आसानी होगी, दूसरे अन्य शब्दों के बारे में भी समझ बढ़ेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपका बौद्धिक स्तर बढ़ेगा अंतर्विज्ञान में, क्योंकि आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ेगी और ज़्यादा समझने की कोशिश में आपकी समझ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी, अनुभूति आपका उच्चतम स्तर की ओर बढ़ता चला जाएगा।